So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful सा video. We are going to start with JIGL today and सबसे पहले हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे कि इस चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। तो अगर इसको देखोगे, इस टेबल को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो चैप्टर्स जो सबसे हाईएस्ट वेटेज लेकर कैरी करता है वो है चैप्टर 7 लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर। 120 मार्क्स आया है ओवरऑल इन द पास्ट ईयर्स। सारे टर्म्स के पेपर को 2023 से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कम से कम 120 मार्क्स के क्वेश्चंस बने हैं इस चैप्टर में से। देन यू विल फाइंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ रिलेटिंग आर्बिट्रेशन मीडिएशन, ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट्स, देन लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक, एंड लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो लगभग 40 to 50 मार्क्स जो है वो कैरी कर सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल कैरी कर रहे हैं ओवरऑल इन ऑल द पास्ट ईयर्स। सो हम लोग मान के चलेंगे ये कैटेगरी ए वाले सेट ऑफ चैप्टर्स है। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग करेंगे वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले चैप्टर से करेंगे जो कि है 120 मार्क्स, दैट इज लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर। दोस्तों, क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टू ऑल द स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक द वीडियो एंड कमेंट दैट यू आर प्रेजेंट फॉर दिस क्लास। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि सर आई एम प्रेजेंट, ठीक है। तो ये कमेंट हमेशा मेंटेन करना है फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस। जितने भी सिंसियर स्टूडेंट है, सारे सिंसियर स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है, डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर प्रेजेंस ओवर हियर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर। जब हम लोग क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर में अपने को दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखने को यहाँ पे मिलता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब क्राइम एंड उसके प्रोसीजर से रिलेटेड दो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है। एक है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या ये समझ में आ रहा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बीएनएस को। दोनों ही 2023 को आया है। सर 2023 से पहले क्या था? वो था आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। इंडियन पेनल कोड आया था 1860 में दोस्तों। ये ओल्ड जो है लॉ था, अब ये न्यू है, न्यू लॉ। क्या ये समझ में आ रहा है? न्यू लॉ। इज दैट क्लियर दोस्तों? ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक सिंपल डिफरेंस तुमको मैं समझा देता हूं, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में सिंपल डिफरेंस है क्या। देखो, बीएनएस जो है वो है, पकड़ लो तुम क्रिकेट का गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो क्रिकेट के गेम में जो पूरा गेम का रूल है वो है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। समझ में आ रहा है? भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस टेल्स व्हाट इज क्राइम। बीएनएस अपने को कहता है कि क्राइम क्या है, व्हाट इज क्राइम। एंड बीएनएसएस क्या कहता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या कहता है अपने को? हाँ जी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है अपने को कि कैसे पुलिस एंड कोर्ट जो है हैंडल करेंगे क्राइम को। हाउ टू हैंडल क्राइम, हाउ टू हैंडल द क्राइम, ठीक है। किस प्रकार का पनिशमेंट लगेगा, कैसे लगेगा, किस प्रकार से करना है, ये सब कुछ जो है बीएनएसएस में बताया जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? बीएनएस कहता है कि व्हाट इज क्राइम एंड बीएनएसएस कहता है कि हाउ टू हैंडल द क्राइम। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना डिफरेंस समझ में आ रहा है? अच्छा, ये अप्लाई कहाँ पे होता है? एप्लीकेशन है दोस्तों थ्रू आउट इंडिया, या फिर होल ऑफ इंडिया कह सकते हो। इनसाइड इंडिया, होल ऑफ इंडिया,
मैंने इनसाइड इसलिए लिखा क्योंकि कुछ केसेस में आउटसाइड इंडिया भी देखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा दो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल राहुल ने क्या किया, किसी प्रकार का मर्डर कर दिया। कहाँ पे मर्डर कर दिया? यूएसए में मर्डर कर दिया, ठीक है। अब यूएसए का सरकार जो है उसको तो वहां पे पनिशमेंट मिलेगा ही। जैसे वो इंडिया आएगा, राहुल को इंडिया में भी पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कि अगर उसने यूएसए में क्राइम कमिट किया और यूएसए के गवर्नमेंट ने उसको वहां पे पनिश कर दिया है, तो शायद यहाँ पे इंडिया में उसके लिए कोई पनिशमेंट ना हो। लेकिन अगर यूएसए के गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का पनिशमेंट ना दिया हो, तो राहुल को हम लोग इंडिया लाकर उसका अच्छा धुलाई जो है हम लोग कर सकते हैं, पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है? राहुल एक इंडियन सिटीजन है, क्या ये समझ में आ रहा है? अब तुम सोचोगे कि पनिशमेंट देने का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम लोग इसको जेल में घुसा के फाइन लगा के ये वो कर देना, ठीक है, वो तो है ही। लेकिन क्योंकि इंडिया का नाम भी खराब हो रहा है बेटा, यहाँ पे आके तुम्हारा पासपोर्ट भी जब्त हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे साथ कुछ मेजर्स इंडिया में भी लिया जा सकता है, और अगर एकदम मेजर नहीं लिया गया यूएसए में, तो इंडिया में लाकर तुमको अच्छे से जो है पूरा का पूरा बीएनएस जो है तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल कर दिया जा सकता है। और क्राइम से, मर्डर से रिलेटेड जो कुछ भी है वो पूरा ट्रायल तुम्हारा चलेगा इंडिया में। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इंडिया के इनसाइड में भी, होल ऑफ इंडिया अगर इंडिया के अंदर हो तुम, तो पूरा का पूरा तुम्हारा जो है कवर होता है, इंडिया, होल ऑफ इंडिया कवर होता है। एंड ऑल्सो समटाइम्स आउट ऑफ इंडिया, दैट इज व्हेन राहुल मर्डर समवन इन यूएसए और समवेयर। क्या ये समझ में आ रहा है? कौन कौन पनिश हो सकता है अंडर बीएनएसएस एंड बीएनएस? हु कैन बी पनिश्ड? क्वेश्चन है, हु कैन बी पनिश्ड? हु कैन बी पनिश्ड? सबसे पहला आता है हमारा इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन। दूसरा आता है फॉरेनर्स इनसाइड इंडिया, फॉरेनर्स इनसाइड इंडिया, जो इंडिया के अंदर है, ठीक है। तीसरा आता है पीपल हु आर ऑन इंडियन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। इंडियन शिप या फिर इंडियन प्लेन, एयरक्राफ्ट के अंदर तुम बैठे हो, तुमने किसी प्रकार का जो है क्राइम किया है, तो तुम इंडिया में ही तुम्हारा जो है समाधान हो सकता है। क्या है समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके अलावा कोई भी पीपल हु आर सिटिंग आउटसाइड इंडिया, सिटिंग आउटसाइड इंडिया, people outside India who attack computer system located in India। इसका मतलब ये पिक्की पकड़ लो, बांग्लादेश में बैठ के कोई इंसान अगर इंडियन कंप्यूटर को हार्म कर रहा है, इंडियन कंप्यूटर को हार्म कर रहा है, जैसे कि डेटा वगैरह चुरा लेना, ठीक है, पैसा वगैरह चुरा लेना, समझ में आ रहा है? तो इंडियन कंप्यूटर को हार्म कर रहे हो तुम, बांग्लादेश में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, नेपाल में बैठ के तुम कर रहे हो ये सब चीज कांड, तो तुमको पनिशमेंट मिल सकता है इंडिया में ही। तुमको तो तुम्हारे गवर्नमेंट के साथ बात करके हम लोग तुमको इंडिया लेकर आएंगे, उसके बाद यहाँ पे धुलाई करेंगे। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये चार चीज जो है दोस्तों, ये तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना, एग्जामिनेशन में बहुत हॉट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आ जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, एक शॉर्टकट तुमको बता देता हूं इसको याद करने के लिए। बीएनएस जो है दोस्तों, ये क्या है? बीएनएस क्या है? ये क्राइम एंड क्राइम को करने वाला प्रोसीजर है।
ठीक है, BNSS क्या है बता दो? पुलिस प्लस कोर्ट प्रोसीजर। कोर्ट प्रोसीजर, तुमने कुछ भी चीज किया हो, वो अगर क्राइम है तो वो क्राइम है कैसे पता चलेगा? BNS में देखकर। BNS में अगर लिखा है कि ये क्राइम है तो तुमने क्राइम किया है, ठीक है। और इस क्राइम के लिए तुमको पनिशमेंट का जो प्रोसीजर है, ये तुमने क्राइम किया और तुमको पनिशमेंट का जो प्रोसीजर है, जैसे पनिशमेंट कैसे देंगे, पहले कोर्ट में पुलिस आएगा, तुमको अरेस्ट करेगा, ठीक है। पुलिस के अरेस्ट में भी कैसे अरेस्ट कर सकते, नहीं कर सकते, इस सब कुछ इन डिटेल पढ़ेंगे हम लोग प्रोसीजर, जो कि BNSS में है, ठीक है। तो तुमको अरेस्ट करके लेकर जाना एंड ऑल दिस, तो ये प्रोसीजर जो है कोर्ट में ट्रायल चलना, तो ये सारा चीज़ जो है तुम्हारा BNSS में है। एंड अगर तुमने क्राइम किया है तो कौन से वो चीज़ है जो क्राइम है वो BNS में बताया गया है। तो ये बेसिक डिफरेंस है BNS एंड BNSS का। क्या ये तुमको समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, BNS जो है वो पहले जाना जाता था एज IPC, इंडियन पेनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है CRPC, ये BNSS है। पहले हम लोग पढ़ते थे IPC, इंडियन पेनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BNS एंड BNSS। क्या ये समझ में आ रहा है? इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024। क्या ये समझ में आ चुका है? ये पूरा बेसिक तुमको समझ में आ चुका होगा, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जैसे जैसे मैं लिखवाता जाऊँ वैसे वैसे लिखते रहो, तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस भी होता रहेगा एंड तुमको याद भी रहेगा चीज़ें। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखो, क्राइम जो है ना, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले, वो है स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम, स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम में अपने को पता चलता है कि क्राइम करने का 4 मुख्य स्टेज होता है। सबसे पहला स्टेज है तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारे दिमाग में इंटेंशन आना, इंटेंशन। दूसरा स्टेज होता है प्रिपरेशन। थर्ड स्टेज जो है वो है अटेम्प्ट करना, एंड फोर्थ स्टेज जो है वो है कमीशन। यह है तुम्हारा 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। क्या यह है तुम्हारा 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब इसको याद करने का तरीका IPAC से कर सकते हो। इसका एक एक्रोनियम बना लो दिमाग में, IPAC, IPAC, ठीक है। I फॉर इंटेंशन, P फॉर प्रिपरेशन, A फॉर अटेम्प्ट एंड C फॉर कमीशन, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटेंशन का। क्या बताओ? इंटेंशन। इंटेंशन किसको कहते हैं? इंटेंशन मतलब तुम्हारे दिमाग में सोच आना, सोच आना, तुम्हारे दिमाग में सोच, तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो। सबसे पहले क्रिमिनल के दिमाग में आइडिया आता है। क्या आता है बताओ? आइडिया आता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, रमेश सोचता है कि कोई, पकड़ लो रमेश है, उसने सोचा कि वो किसी का मोबाइल चुराएगा, ठीक है, किसी का मोबाइल चुराएगा। ये जो सोच है ये है इंटेंशन। क्या ये पनिशेबल है? पनिशेबल है? आंसर है नो, इट इज नॉट पनिशेबल। क्योंकि बेटा तुम्हारे दिमाग में कितने क्रिमिनल एक्टिविटीज चल रहे होंगे, मतलब हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ, मतलब कभी ना कभी, बहुत सारे ऑन ए डेली बेसिस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है एक क्रिमिनल सोच, जैसे कि काश मेरा एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो जाए, काश लीक हो जाए, काश मेरे को मिल जाए। ये सोच, ये क्रिमिनल सोच है। समझ में आ रहा है? तो सोचना जो है वो बेटा मना नहीं है। तुम सोच सकते हो, जो तुमको सोचना है वो तुम सोच सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है? इंटेंशन पनिशेबल नहीं रहता है, इस बात को तुमको याद रखना है। इंटेंशन कभी भी पनिशेबल नहीं रहता है। बी है प्रिपरेशन। बी है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब तैयारी, तैयारी करना, तैयारी करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताऊं, तुम किसी का मर्डर वर्डर करना चाहते हो, तो तुम क्या खरीदते हो? परचेज,
नाइफ, नाइफ खरीदना, ग्लव्स खरीदना, मास्क खरीदना, ठीक है, एंड एसिड खरीदना, निशान जो है वो मिटाने के लिए, फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल दैट। समझ में आ रहा है? तो ये खरीदना, ये है प्रिपरेशन। तो सिर्फ खरीदने से तुमने क्राइम कर डाला, ऐसा कुछ है क्या दोस्तों? नहीं, है ना? तो प्रिपरेशन जो है, तैयारी जो है, ये भी पनिशेबल नहीं है, नॉट पनिशेबल, नॉट पनिशेबल, नॉट पनिशेबल। इस बात का ध्यान रखना। क्या ये समझ में आ रहा है? प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होता है। अब ये इन जनरल केस है। अब पकड़ लो तुम बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहते हो, बॉम्ब के लिए तुमने आरडीएक्स खरीदा बहुत भारी मात्रा में, तो वो तो पनिशेबल है ही, ये तो परचेज करना है। कुछ तो आइटम ऐसे हैं जो परचेज करना ही इलीगल है, समझ में आ रहा है? तो तुम वो परचेज ही नहीं कर सकते, है ना, वो अलग केस है। गॉट इट? क्या समझ में आया? तुम ऐसा नहीं कह सकते कि सर मैंने तो बॉम्ब परचेज किया था, आरडीएक्स परचेज किया, बारूद मैंने परचेज किया था, मेरे दिमाग में ऐसा सोच था कि मैं बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा, समझ में आ रहा है, तो मैंने बारूद परचेज किया था। तो ये भारी मात्रा में बारूद तुम्हारे पास मिलना, ये भी तो एक क्राइम है। यू कैन नॉट परचेज भारी मात्रा में बारूद। क्या ये समझ में आ रहा है? अनटिल एंड अनलेस यू हैव लीगल लाइसेंस फॉर इट। समझ में आ रहा है? ये तुमको जनरल एग्जाम्पल के तौर पे तुमको मैंने समझा दिया है, ठीक है? क्योंकि देखो, तुम्हारा सोचना एंड तुम्हारा प्रिपरेशन करना एंड तुम्हारा क्राइम कमिट करना, इसमें बहुत डिफरेंस है। क्राइम कमिट करने के एक पल पहले, एक मोमेंट पहले तुम ऐसे सोच सकते हो कि नहीं यार गिव अप कर देते, प्लान कैंसिल कर देते हैं। नहीं करते हैं, ना करते हैं क्राइम, ना करते हैं बॉम्ब ब्लास्ट, ना करते हैं किसी प्रकार का मर्डर वगैरह, कुछ नहीं करते, ठीक है? अब कुछ चीज़ें हैं जो प्रिपरेशन के अंदर में आता है, जो कंप्लीटली पनिशेबल हो जाता है। जैसे कि एक्सेप्शन में मैं तुमको बता देता हूँ, ये तो नॉट पनिशेबल होता है, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है दोस्तों कि तुमको पनिशमेंट मिलेगा। कब? एक्सेप्शन में तुमको याद रखना है दोस्तों कि अगर तुमने गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर की प्रिडिक्शन कर दी, सॉरी प्रिपरेशन कर दी, वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, वॉर अगर तुमने की अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, डकॉइटी की प्रिपरेशन, डकॉइटी की प्रिपरेशन, डकॉइटी की प्रिपरेशन, ठीक है, फेक कॉइन्स या फिर करेंसी जो है, कॉइन्स लिखते हैं यहाँ पे, जो मटेरियल में उस हिसाब से पढ़ते हैं, फेक कॉइन्स बनाना, ठीक है, फेक कॉइन्स, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। क्या बताओ? फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। देखो, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स जैसे कि तुमने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, तुम्हारे पास ये 30% ऑफ द पॉपुलेशन करते हैं दोस्तों। लेकिन अगर पकड़े गए तो तुमने, शायद तुम यूज़ नहीं कर रहे थे उस डॉक्यूमेंट को, पकड़ लो तुम्हारा जनरल सर्च में तुमसे तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस जो है, ड्राइविंग लाइसेंस मिला, एंड देन वी रन द पुलिस ऑफिसर्स रन द चेक ऑन इट, रन द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑन इट, एंड देखा कि यार ये तो डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है। अब ये जो फॉर्ज्ड है, फॉर्ज्ड का मतलब होता है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, जो कि रियल नहीं है, तुमसे मिला, ठीक है, तुम कोई यूज़ नहीं कर रहे थे लेकिन तुमसे मिला, तो तुमको पनिशमेंट जो है मिल सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है कि तुम प्रिपेयर कर रहे थे इस चीज़ के लिए, या फिर बनाते वक्त तुमको पकड़ा गया, ठीक है, या फिर तुम किसी के, देखो बहुत आजकल के डेट पे तुमको सुनने को मिलता होगा, आधार कार्ड, डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाते हैं, है ना? जो बनाता है डुप्लीकेट आधार कार्ड, वो तो यूज़ नहीं करते उस आधार कार्ड को, वो कोई दूसरा इंसान यूज़ करता है, लेकिन बना तो वो रहा है ना। तो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, डुप्लीकेट नहीं कह सकते, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। सो इन दैट केस तुमने प्रिपरेशन किया, उसमें भी तुमको पनिशमेंट मिल सकता है। क्या ये समझ में? इन सब केसेस में तुम्हारा पनिशमेंट मिलेगा। इट इज पनिशेबल। क्या ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बी हो गया, अब हम लोग देखेंगे सी, जो कि है बहुत ही ब्यूटीफुल, अटेम्प्ट करना।
कोशिश, कोशिश करना, एंड कोशिश करना हमेशा हमेशा पनिशेबल है। तुम किसी को मर्डर करने जा रहे थे, मर्डर करने की कोशिश की, मरा नहीं, बच गया वो, ठीक है, लेकिन तुमने अटेम्प्ट तो किया था। अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं ना हम लोग, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस। समझ में आ रहा है? गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो वो जो अटेम्प्ट है वो पनिशेबल है। फॉर एग्जाम्पल रमेश को लेते दोस्तों। रमेश जो है वो गया मोहन लाल के घर उसके मोबाइल फोन चुराने के लिए, ठीक है, घर गया, मोबाइल फोन चुराने के लिए वो घर गया। जैसे गया वो घर, उसमें घर में घुसा, देखा कि मोहनलाल था ही नहीं वहां पे, उसकी बीवी बच्चे एंड गार्ड्स थे, ठीक, गार्ड्स ने तुमको पकड़ लिया। समझ में आ रहा है? और तुम कह रहे हो कि मैं तो ऐसे ही आया था, मैंने तो मोबाइल चोरी करने आया, लेकिन मैंने चोरी तो नहीं किया। तो बेटा तुमने अटेम्प्ट किया था, राइट? तो इट इज पनिशेबल। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। क्योंकि अटेम्प्ट जो है वो क्राइम के, देखो, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड मर्डर करना दोनों में डिफरेंस है। मर्डर कर देना मतलब पूरा कमीशन हो जाना, ठीक है, वो क्राइम कमिट कर लेना। तो क्राइम कमिट कर लिया तो तुमको अलग पनिशमेंट मिलता है। तुम करने जा रहे थे, तुमने अटेम्प्ट किया तो अलग पनिशमेंट मिलता है, थोड़ा कम मिलता है फ्रॉम क्राइम, लेकिन पनिशमेंट इट इज पनिशेबल। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, गारे दोस्तों। लास्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों, वो है कमीशन। कमीशन मतलब कमिट कर देना, ठीक है। कमीशन को हम लोग कह सकते हैं कंप्लीशमेंट भी। इसका मतलब क्राइम को कंप्लीट कर देना, क्राइम को कंप्लीट कर देना, ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल रमेश मोबाइल उठा के भाग गया, मोबाइल फोन उठा के वो भाग गया। समझ में आ रहा है? गेट में पकड़ा गया, उसके बॉडीगार्ड्स ने गेट में, मोहनलाल के जो बॉडीगार्ड्स है वो उसने गेट में उसको पकड़ लिया, क्योंकि उसने क्राइम कमिट कर लिया दोस्तों। चोरी सक्सेसफुल हो गई दोस्तों, अब क्राइम कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? इस स्टेज को कहा जाता है कमीशन ऑफ क्राइम, ठीक है। फुल पनिशमेंट मिलेगी यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे मिलता है तुमको फुल पनिशमेंट। यहाँ पे पूरा का पूरा पनिशमेंट मिलता है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो स्टेजेस ऑफ क्राइम ये समझ में आ चुका है, ठीक है। पकड़ लो, एक बार रिवाइज करते। स्टेज 1 एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है दोस्तों। स्टेज 1 में हम लोग क्या करते हैं? इंटेंशन लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंक लूटूंगा, ये एक इंटेंशन है, क्रिमिनल इंटेंशन है, ठीक है, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। स्टेज 2 में बता दो, स्टेज 2 में मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, गन खरीदी, मास्क खरीदा। गन को छोड़ दो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिखाना है कि ये पनिशेबल नहीं है, तो गन को छोड़ दो। मास्क खरीदा, ग्लव्स खरीदा, ठीक है, तो ये पूरा तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या ये पनिशेबल है? जनरली नॉट पनिशेबल, लेकिन अगर तुमने गन वन खरीद लिया विदाउट लाइसेंस एंड ऑल दैट स्टफ, तो बेटा वो तो पनिशेबल रहेगा ही। ये स्टेज 2 में हमेशा इसको जनरली नॉट पनिशेबल लिखना है, क्योंकि तुमको एक्सेप्शंस मैंने यहाँ पे बता दिया है, इसको याद रखना, ये पनिशेबल होता है, इसलिए यहाँ पे सीधा का सीधा नॉट पनिशेबल लिख के इसमें तुमको लिखना है जनरली नॉट पनिशेबल, ठीक है, जनरली नॉट पनिशेबल, ये तुमको लिखना है स्टेज 2। ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है जो तुमको दिमाग में रखना है, ठीक। स्टेज 3 में तुमने अटेम्प्ट किया, जैसे तुमने बैंक में घुस गए, गन दिखाया सबको, तो तुमने अटेम्प्ट किया, तो ये जो तुमने रॉबरी का, डकैती का अटेम्प्ट तुम कर रहे हो दोस्तों, तो ये अटेम्प्ट जो है पनिशेबल होता है। क्या है, समझ में आ रहा है? एंड लास्टली स्टेज 4 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्राइम कमिट हो जाता है, क्राइम जो है पैसा लूट के तुम भाग जाते हो। क्या है, समझ में आ रहा है? तो इंटेंशन जो सोच है वो पनिशेबल नहीं है, प्रिपरेशन जो तैयारी है वो जनरली नॉट पनिशेबल, अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल रहता है, जो कोशिश करना, एंड कमीशन जो है वो क्राइम कंप्लीट हो जाता है, ये भी पनिशेबल रहता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है?
सोच, देखो एक एक मेमोरी ट्रिक मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है, इसको याद करना। सोचने पर नहीं, तैयारी पर नॉर्मली नहीं, कोशिश पर हाँ, और क्राइम कंप्लीट होने पर पक्का पनिशमेंट। इसको तुमको याद रखना है। सोचने पर नहीं, सोचने पर नहीं, तैयारी पर नॉर्मली नहीं, कोशिश पर हाँ, एंड क्राइम कंप्लीट होने पर पक्का पनिशमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? इस लाइन को तुमको रिपीट करते रहना है, अपने दिमाग में लिख लो हिंदी में कहीं कहीं पे, तो तुमको मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं लिखवा दूं, सोचने पे नहीं, सोचने पे नहीं, सोचने पे नहीं, तैयारी पे, तैयारी पे, नॉर्मली नहीं, नॉर्मली नहीं, यहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी है। ठीक है, तैयारी पे नॉर्मली नहीं, कोशिश पे, कोशिश पे हाँ, एंड कमीशन जिसको कहते हैं हम लोग, क्राइम कंप्लीट होने पे, क्राइम कंप्लीट होने पे डेफिनेटली हाँ। क्या है समझ में आ रहा है? इसको याद रख लियो दोस्तों, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, ये तो हम लोगों ने देखा कि स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब पनिशमेंट, पनिशमेंट बोल रहे थे कि हाँ पनिशेबल है, पनिशेबल है। अब हम लोग देखेंगे कि बेटा पनिशमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। क्या बता दो? टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट देखेंगे। सबसे पहला टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, नंबर 1 डी से डेथ, डेथ कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी। ठीक है, आई से इम्प्रिजनमेंट, फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, एल से इम्प्रिजनमेंट, ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट रहता है या फिर रिगरस भी हो सकता है। यहां पे सिंपल या फिर रिगरस। ठीक है, सिंपल एंड रिगरस में डिफरेंस ये होता है दोस्तों, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में तुमको ज्यादा काम नहीं कराएंगे अंदर, लेकिन रिगरस पनिशमेंट में तुमको वहां पे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, पत्थर तोड़ना, ये वो सब काम कराएंगे वहां पे। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? अब नेक्स्ट एफ, एफ फॉर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या बताओ? प्रॉपर्टी फॉरफीचर कर देना, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, तुम्हारे पूरे घर को जब्त कर लेना। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। एफ फॉर लास्टली आता है फाइन, एंड एकदम लास्ट में आता है कम्युनिटी सर्विस। ये नया आया है। हर डेवलपमेंट या फिर डेवलपिंग कंट्री में या फिर डेवलप्ड कंट्री में तुमको ये देखने को मिलेगा, कम्युनिटी सर्विस। ये आया है नया, ये आया है दोस्तों नया, अंडर द BNS BNSS। ये नया क्यों आया है? एकदम न्यू है। यहाँ पे ये जो कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी सर्विस का सिंपल मतलब होता है कि तुमसे नाले जो है वो साफ करवाना, पेड़ यहाँ पे वहाँ पे क्रॉलिंग पेयर्स है, ये है वो है, वो उसको साफ करना। समझ में आ रहा है? तो कम्युनिटी सर्विस में बहुत कुछ होता है, हम लोग आगे देखेंगे, एक एक करके इसको एक्सप्लेन भी करना है। सबसे पहला है डेथ। ठीक है, अच्छा JIGL में एक चीज मैं तुमको बता दूं दोस्तों, JIGL में तुमको टेंशन नहीं लेना है कि तुमको लिखना कैसे है, कौन से लैंग्वेज में लिखना है, इसका टेंशन नहीं लेना है। जो वर्ड्स मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ ना, इसी वर्ड को तुमको लिखना है एग्जामिनेशन में बना के, अपने ही लैंग्वेज में लिखो, प्रॉपरली बना के लिखो। समझ में आ रहा है? हाँ जी, अपने लैंग्वेज में लिखना है। JIGL फुल मार्क्स मिलेगा तुमको। ये कंपनी लॉ नहीं है, SBIL नहीं है, जहाँ पे तुमको एग्जैक्टली कंपनीज एक्ट प्रोवाइडेड दैट दिस एंड दैट नथिंग। तो ये सारे जो चीज़ है, ये कंपनी लॉ में कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस है जहाँ पे तुमको एग्जैक्टली लिखना होता है, लेकिन JIGL में तुम कंप्लीटली बना के लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, डेथ पेनल्टी। अब डेथ पेनल्टी कब मिलता है? इसको बहुत अच्छे से देखना, इसको अच्छे से करेंगे। डेथ पेनल्टी मिलता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में। क्या बताओ? इसको लिखना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, रेयर केसेस में। ठीक है, अब ये जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है, ये आया था बाय द केस लॉ बच्चन सिंह।
क्या बताओ? बच्चन सिंह, बच्चन सिंह। आपको पूरा केस लॉ लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन तुम अगर बच्चन सिंह लिख दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। बच्चन सिंह के केस लॉ में तुमको ये देखने को मिलता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही तुमको डेथ पेनल्टी मिल सकता है। जैसे कि तुमने आतंकवादी हरकत कर लिया, डबल मर्डर कर दिया, ट्रिपल मर्डर कर दिया, तो तुमने देखो, एक बार मर्डर करने से शायद इंसान गलती कर दे, ठीक है, मर्डर हो चुका है, लेकिन दोबारा मर्डर करना, तीसरी बार मर्डर करना, इसका मतलब ये कि तुम्हारा जीवित रहना ये सही नहीं है, ठीक है। इसलिए तुमको कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी मिलता है, क्योंकि तुमने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम किया है। तुम आतंकवादी हो, तुमने ताज होटल पे फायरिंग कर दी, ठीक है, तो तुमने लोगों को नुकसान पहुंचाया, लोगों को मार डाला, तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आतंकवादी एंड ऑल दैट, ठीक है, मर्डर्स एंड ऑल, इसमें तुमको डेथ पेनल्टी मिलता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ब्रूटल केसेस तुम अगर कर रहे हो, तो ब्रूटल केसेस का मतलब ये होता है कि बहुत गंदे गंदे केसेस होते हैं दोस्तों। ब्रूटल केसेस में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि रेप प्लस मर्डर, ठीक है, इस प्रकार के केसेस भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये तुमको एग्जामिनेशन में लिखना है, बच्चन सिंह लिखना है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस लिखना है, ये एग्जामिनेशन में लिखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट डेथ, इसको ना मैं यहाँ पे एक बार के लिए एक काम करता हूं दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूं सो दैट इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है, दैट इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये बहुत लंबा है, ऐसा इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। अब देखो, डेथ जो है तुमको मिलता है, डेथ पेनल्टी मिलेगा तुमको, इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस मैं तुमको बता देता हूं जहां पे डेथ पेनल्टी मिल जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस, नंबर ए, सबसे पहले आता है मर्डर, ठीक है। नंबर बी, डकॉइटी विथ मर्डर, क्या बताओ? डकॉइटी विथ मर्डर, ठीक है। सी, वेजरिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, क्या बताओ? वेजरिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ तुम वॉर कर, मतलब वॉर, वेजरिंग का मतलब क्या होता है? उकसाना, ठीक है, प्लान आउट करना, उकसाना, वेजरिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है? अब ये जो गवर्नमेंट है ये इलेक्टेड बाय द पीपल है, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर करना मतलब इंडिया के जनरल पब्लिक के खिलाफ वॉर करना, ठीक है, तो इसलिए तुमको यहाँ पे भी डेथ पेनल्टी मिल सकता है। अबेटिंग म्यूटिनी, क्या बता दो फटाफट? अबेटिंग म्यूटिनी, अबेटिंग म्यूटिनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अबेटिंग म्यूटिनी का मतलब होता है, देखो सबसे पहले अबेटिंग का मतलब समझो, ठीक है। अबेटिंग का मतलब होता है हेल्पिंग, इंस्टिगेटिंग, प्रोवोकिंग, ठीक है, इंटेंशनली किसी को तुम हेल्प कर रहे हो टू कमिट एन ऑफेंस। म्यूटिनी का मतलब होता है अ रेबेलियन और रिफ्यूजल टू ओबे लॉ, orders by member of the armed forces against their superiors or the government। इसका मतलब, इसको अगर टोटल में तुमको समझाऊं तो अबेटिंग म्यूटिनी का मतलब होता है एनकरेज करना, असिस्ट करना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, हेल्प करना, किसको? मिलिट्री पर्सनल को, सेलर्स को, एयरफोर्स के मेंबर्स को और अदर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को टू रिवॉल्ट और रिबेल अगेंस्ट द लॉफुल अथॉरिटी। समझ में आ रहा है? इसको मैं लिखवा देता हूं, या वरना तुम्हारे दिमाग के ऊपर में चला जाएगा। अबेटिंग म्यूटिनी का मतलब होता है एनकरेजिंग, assisting, instigating, ठीक है, प्रोवोकिंग,
प्रोवोकिंग और हेल्पिंग मिलिट्री पर्सनल, क्या बताओ? मिलिट्री पर्सनल या फिर सेलर हो गया, सेलर्स हो गया, एयरफोर्स हो गया, एयरफोर्स के मेंबर्स और अदर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल टू रिवॉल्ट, टू इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, रिवॉल्ट और रिबेल, ठीक है, अगेंस्ट whom? अगेंस्ट द लॉफुल ऑथोरिटी, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में तुमको समझाऊं तो तुम किसी आर्मी ऑफिसर को उकसा रहे हो गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर वॉर कर देना, ठीक है, रिबेल कर देना, समझ में आ रहा है, रिवॉल्ट कर देना, समझ में आ रहा है, ये सारा चीज याद रख पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, अबेटिंग म्यूटिनी हो चुका है दोस्तों। ई वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या बताओ? ई वाला पॉइंट है फॉल्स एविडेंस कॉजिंग डेथ ऑफ इनोसेंट पर्सन, क्या बताओ? फॉल्स, अबे यार, फॉल्स एविडेंस कॉजिंग डेथ ऑफ इनोसेंट पर्सन, तुमने कोर्ट में फॉल्स एविडेंस पेश किया जिसके कारण वर्ष किसी इनोसेंट इंसान का मृत्यु हो गया, मतलब उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल चुका है, ठीक है। तो बेटा तुमको भी नहीं छोड़ेंगे जब मेरे को पता लगेगा कि तुमने फॉल्स एविडेंस सबमिट किया है। एफ में आता है हमारा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ऑफ माइनर और इंसेन पर्सन। इसका मतलब ये कि किसी माइनर को, जो 18 साल के नीचे वाले बच्चे हैं, उनको तुम उकसा रहे हो। अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना, ठीक है, उकसा रहे हो कि बेटा तू सुसाइड कर ले, ठीक। या फिर किसी पागल इंसान को, इंसेन पर्सन को कह रहे हो बेटा तुम सुसाइड कर लो, समझ में आ रहा है, तो तब भी तुमको भी कैपिटल पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है जी। लास्ट में आता है अटेम्प्टेड मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट। लाइफ कन्विक्ट का मतलब होता है तुमको कन्विक्शन मिल चुका है, तुम डेथ टिल इम्प्रिजमेंट टिल डेथ, मतलब इम्प्रिजमेंट फॉर थ्रू आउट योर लाइफ के लिए तुम इम्प्रिजमेंट में हो, तुमको ये पनिशमेंट मिल चुका है, और वहाँ पे रह के तुम जेल में किसी को मारने की कोशिश कर रहे थे, किसी का मर्डर करने की कोशिश कर रहे थे, तो अटेम्प्टेड समझ में आता है ना, कर दिए तो तुमको तो वैसे भी कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा, और अगर अटेम्प्ट भी किया तब भी तुमको कैपिटल पनिशमेंट मिल जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अब कुछ न्यू एडिशन आया है बीएनएस के अंदर, क्राइम के अंदर, कि क्राइम क्या होता है, कुछ न्यू एडिशन आया है। ये न्यू एडिशन जो है एच वाला, ठीक है, एच वाला न्यू एडिशन है। सबसे पहले आता है मॉब लिंचिंग। एक बहुत भारी भरका मॉब आकर किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को मार डालना, ठीक है, तो लिंच कर देना उसको। लिंच का मतलब होता है, तुम लोग मॉब का मतलब समझते हो ना, मॉब का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग एंड लिंचिंग दैट पर्सन। लिंचिंग का मतलब उसको मार देना, ठीक, मारते मार देना, ठीक है, एकदम। जी एच आई में आया है टेररिज्म, ठीक है। एंड लास्ट में आया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। क्या बताओ? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको याद रखना, ठीक है। तो इन सब के कारण, ये लिंचिंग विंचिंग के कारण अगर किसी का डेथ हो जाए,
तो तुमको डेथ पनिशमेंट मिल सकता है, पॉसिबल। अब तुमको एक चीज बता दूं मैं, ठीक है, ये सारे जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस जिसके कारण डेथ हो सकता है, जिसके कारण डेथ हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस कौन से मर्डर, डिकॉइटी विद मर्डर, वेजरिंग ऑफ वॉर, अबेटिंग म्यूटनी, ठीक है, फॉल्स एविडेंसेस। ये ऐसा नहीं है कि जज जो है वो सिर्फ ये देखेगा कि तुमने म्यूटनी अबिट किया या फिर तुमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर वेज कर दिया या फिर तुमने डिकॉइटी कर दिया विद मर्डर और तुमको कैपिटल पनिशमेंट मिल जाए। ये ऐसे केसेस है जहां पे कैपिटल पनिशमेंट मिलना बुक में लिखा है कि तुम कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हो। अब हमेशा याद रखना ये जज के ऊपर होता है कि वो कैपिटल पनिशमेंट देगा कि नहीं देगा, या फिर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट करवा देगा, ये जज के ऊपर होता है। तो ये दिमाग में क्लियर कर लो कि इन सारे सिचुएशन में 100% कैपिटल पनिशमेंट मिलता है, डेथ होता है, ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन बुक में लिखा है, लॉ में लिखा है कि इन सारे केसेस में तुम कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हो। क्या ये समझ में आ चुका है? नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो सेकेंड टॉपिक है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोस्तों, ठीक है, क्या बताओ? नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दोस्तों हमारा वो है, आ गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 14 साल का सज़ा, 15 साल का सज़ा, 18 साल का सज़ा, 19 साल का। नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है लास्ट ब्रेथ तक जेल में रहना, जेल में रहना। अब ऐसे बहुत सारे केसेस है जब तुम जेल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तुमको मिल चुका है, लेकिन तुम्हारा 40 साल 50 साल हो चुका है जेल में, बहुत यंग एज में तुम जेल जा चुके हो, ठीक है, एंड तुमने बहुत अच्छा जेल में काम किया है, कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं, तो तुमको जल्दी रिहा किया जा सकता है। ये भी प्रोविजंस है। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, इतना क्लियर हो चुका है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट समझ में आ चुका है। अच्छा, उसके बाद जो आता है वो है नॉर्मल आई, मतलब इम्प्रिजनमेंट। ये है LI, ये वाला है LI, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और ये है नॉर्मल आई। नॉर्मल आई मतलब इम्प्रिजनमेंट। ठीक, समझ में आ चुका है। इम्प्रिजनमेंट के अंदर दो कैटेगरीज रहता है, हमेशा याद रखना। एक होता है सिंपल, दूसरा होता है रिग्रेस। रिग्रेस एंड सिंपल, ठीक है। रिग्रेस का मतलब होता है, पकड़ लो, जेल प्लस हार्ड लेबर। हार्ड लेबर मतलब रोड के कंस्ट्रक्शन में तुमको लगा देना, ठीक है, क्लीनिंग वर्क, फिजिकल लेबर, ये सब जो है आ जाता है हार्ड लेबर के अंदर, ठीक है। सिंपल जो है, सिंपल जेल जो है, ये है सिंपल जेल। सिंपल जेल छोटा मोटा चोरी का क्राइम तुमने किया है, छोटा मोटा चेन चुरा के भाग गए थे, तो ये इसमें जो है ये कोई हार्ड लेबर नहीं होता, इसमें सिंपल जेल रहता है। क्या ये समझ में आ रहा है? हार्ड लेबर मतलब सीवियर काम करवाना, ठीक, चक्की पीस करना, पीसिंग, पत्थर तोड़ना एंड ऑल दैट, ठीक है। सिंपल मतलब यहाँ पे सीवियरिटी लेस होता है, तो सिंपल चीज है। अगर तुमने लेस सीवियर क्राइम किया है तो तुमको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, अगर तुमने बहुत सीरियस वाला क्राइम किया है तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। लास्ट में आता है, लास्ट नहीं, F, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी दोस्तों, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है गवर्नमेंट तुम्हारी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर देना। कॉन्फिस्केट कर देना, क्या कर देना? कॉन्फिस्केट बाय गवर्नमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट बाय गवर्नमेंट, सिंपल चीज।
टेररिस्ट का प्रॉपर्टी है, किसी न कि कोई बहुत बड़ा गुंडा मवाली है, तो जो तुमको यूपी में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ जी जो है वो क्या करते हैं, कोई भी कैसा ऐसा मतलब बड़ा बड़ा गुंडा वुंडा है तो उनके सारे प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है कि नहीं, मजा आ जाता है ना। इतना क्राइम करते हैं वो लोग, क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी बनाना होता है, पैसा बनाना होता है, सब बना बुना के उसके बाद उन्हीं की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है। क्या समझ में आ रहा है। फिर आता है फाइन। क्या आता है बताओ, फाइन। फाइन तो मतलब तेरे को पता ही है, कोर्ट बोल दिया कि 50,000 का फाइन लगता है तुम्हारे ऊपर, तो लग गया। समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है। अच्छा, फाइन में तुमको कोर्ट फॉर एग्जाम्पल 50,000 का फाइन लगा सकता है, फाइन लगा सकता है। समझ में आ रहा है। अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपये नहीं है, 20,000 रुपये है, क्या बताओ 20,000 रुपये, बाकी 30,000 रुपये तुम कहाँ से लाओगे, नहीं है तुम्हारे पास, तो तुमको जेल टाइम करना होगा, जेल टाइम करना होगा। अब 30,000 का जो अमाउंट है उसके बराबर तुमको जेल टाइम करना होता है, ठीक है। इसमें भी टाइप्स है, जैसे कि मैं तुमको समझा दूं। अगर 5K तक का तुम्हारा डिफ़ॉल्ट है, मतलब 5K तुम भर नहीं पा रहे हो, तो 2 महीने के लिए जेल जा सकते हो। अगर 10K है, 10K है, फाइन नहीं भर पा रहे हो, तो 4 महीना। अगर ठीक है 10,000 के ऊपर अगर है, मोर देन 10K है, तो बेटा 1 ईयर तक का तुम जेल जा सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है। इसको कहा जाता है डिफ़ॉल्ट इम्प्रिजनमेंट। तुमको इम्प्रिजनमेंट दिया नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि तुमको फाइन लगाया गया है और तुम फाइन भर नहीं पा रहे हो, इसलिए तुमको इम्प्रिजनमेंट जो है वो तुमको इम्प्रिजनमेंट तुम्हारा हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। लास्टली एक आता है टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी दोस्तों सर्विस, कम्युनिटी सर्विस मतलब पब्लिक क्लीनिंग करना, पब्लिक क्लीनिंग करना, कम्युनिटी वर्क करना, कम्युनिटी वर्क करना, ठीक है, सोशल सर्विस करना, सोशल सर्विस करना, ये सारा समझ में आ रहा है। इसको लाया क्यों गया है, कम्युनिटी सर्विस लाया, क्योंकि देखो छोटा मोटा क्राइम कर रहे हो, देखो तुमको पनिश करने का इरादा क्या है, मतलब इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, तुमको पनिश करने के, तुमको रिफॉर्म करने के लिए, तुमको बदलने के लिए। अगर तुमने छोटा मोटा क्राइम किया है तो तुमको रिफॉर्म करने के लिए, समझ में आ रहा है, तुमको रिफॉर्म करने के लिए हम तुमको कम्युनिटी सर्विस के लिए दे सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अच्छा, अब ये जो कम्युनिटी सर्विस है यहाँ पे खत्म नहीं होता दोस्तों, टेंशन ना लो। कम्युनिटी सर्विस किस किस केसेस में तुमको देखने को मिल सकता है, तुमको एक एक्रोनियम याद कर लेना है, पांडा, पांडा डी, ठीक है, जैसे पैरासिटामोल डी होता है ना, उसी प्रकार से पांडा डी। पी फॉर क्या होता है, पी फॉर पब्लिक सर्वेंट का इलीगल ट्रेड। क्या बताओ, तुम एक पब्लिक सर्वेंट हो, तुमने एक इलीगल ट्रेड किया है, ठीक है, ये सेक्शन 202 में आ जाता है। सेक्शन भी लिखा देता हूं, याद करना है सेक्शन, नहीं याद करना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पी। अब ए का मतलब होता है एब्सेंस आफ्टर प्रोक्लेमेशन। क्या बताओ, एब्सेंस आफ्टर प्रोक्लेमेशन, यह है सेक्शन 209। अच्छा, एब्सेंस आफ्टर प्रोक्लेमेशन का मतलब, प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है समझो। कोर्ट को लगता है कि किसी इंसान ने किसी प्रकार का ऑफेंस किया है, ठीक है, फिर कोर्ट जारी करता है प्रोक्लेमेशन, कहता है कि इस इंसान को पेश होना है कोर्ट में,
ठीक है, क्या बताओ, एक पब्लिक प्रोक्लेमेशन जो है वो दिया जाता है, पब्लिकली डिक्लेयर किया जाता है कि वो पर्सन जो है उसको कोर्ट में अपीयर होना है। लेकिन अगर तुम अपीयर ना हो पाओ, ठीक है, डोंट अपीयर इन कोर्ट, डोंट अपीयर, तो तुमको कहा जाता है कि तुम एक एब्सकॉन्डिंग हो। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है भगोड़ा, ठीक है, या तो एब्सकॉन्डिंग या तो कहा जाता है एब्सेंस आफ्टर प्रोक्लेमेशन। ठीक है, ये एब्सेंस आफ्टर प्रोक्लेमेशन, तुमको बुलाया गया भाई और तुम भाग चुके हो, तुम भाग गए, तुमने एब्सेंट हो, समझ में आ रहा है, आफ्टर प्रोक्लेमेशन, आफ्टर प्रोक्लेमेशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि पब्लिक, ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट करना इसको कहा जाता है प्रोक्लेमेशन। पब्लिक क्यों अनाउंसमेंट करना सर, पर्सनली आप हमें बुला लो, अरे तुमको सम्मन किया गया था, तुमको बुलाया गया था, लेकिन तुम आए नहीं, तुम छुप रहे थे, तुम अरेस्ट को अवॉइड कर रहे थे, तुम अरेस्ट को अवॉइड कर रहे थे, तुम्हारा अरेस्ट होना था, तुम अवॉइड कर रहे थे। ठीक है, तुम आज, तुमको जिस जगह पे होना था तुम उस जगह पे नहीं थे, समझ में आ रहा है, तो तुमको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि तुम छुप रहे थे, हम लोगों ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट, ये पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में होता है दोस्तों। ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट। अब ये जो प्रोक्लेमेशन होता है ना, इसमें और एक चीज जाता है, प्रोक्लेमेशन अटैच एंड सेल। इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक न्यूज़पेपर में तुमको प्रोक्लेमेशन किया जाता है, तुम पब्लिक अनाउंसमेंट दिया जाता है कि दोस्तों सो एंड सो, फॉर एग्जाम्पल दाऊद इब्राहिम, ठीक है, दाऊद इब्राहिम जो है, तुम छुपे हो, तुम कहाँ पे छुपे हो हमें पता नहीं है, हमने एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया है वाया प्रोक्लेमेशन। ठीक है, हम लोगों ने न्यूज़पेपर में दे दिया है, तुमको आना है हमारे सामने, नहीं आए तो हम क्या करेंगे बताओ, हम तुम्हारा प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच करके सेल कर देंगे, उसको अटैच करके सेल कर देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है, तुम्हारे प्रॉपर्टीज को अटैच करके सेल कर देना, ये भी एक होता है, तो यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन मैं तुमको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम फिर बाद में मिल गए, प्रोक्लेमेशन के बाद में तुम पकड़े गए, तो तुमको ये कम्युनिटी सर्विस में डाला जा सकता है। अगर छोटा मोटा क्राइम है तो कम्युनिटी सर्विस में ही डाल के इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्या हो गया, पी हो गया, PAN, फिर आता है N, पांडा, PAN। N का मतलब क्या होता है, नोटिस, क्या बताओ, N फॉर नोटिस। नोटिस को, नोटिस या फिर ऑथोरिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, इसको कैसे लिखूं मैं, रुक जाओ, नोटिस, ऑथोरिटी, इन्फ्लुएंस, इसको ऐसे लिखते हैं, रुक जाओ, इसको ना ऐसे लिखो, N फॉर, समझ में आ रहा है, नोटिस ऑथोरिटी, नोटिस ऑथोरिटी। नोटिस क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि पांडा में N आ रहे थे। अभी जो नोटिस कौन देता है, ऑथोरिटीज देते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे नोटिस ऑथोरिटी है, समझ में आ रहा है। इनको क्या करना, इन्फ्लुएंस करना, इनको क्या करना, इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, इनको करना है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हो, बाय अटेम्प्टिंग सुसाइड। अब तुमको क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे तुम कहते नहीं हो, पुलिस तुमको पकड़ने आ गई और तुम बिल्डिंग की छत के ऊपर खड़े हो, ठीक है, कह रहे हो कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से वरना मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा बिल्डिंग से, मैं सुसाइड कर लूंगा। समझ में आ रहा है, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो अथॉरिटी को कि तुम लोग चले जाओ वरना मैं कूद जाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये जो चीज़ है इसमें भी कम्युनिटी सर्विस में तुमको डाला जाता है। ठीक है, P एंड फिर आता है डा, डी फॉर, डी फॉर, डी फॉर, डी फॉर कैसे लिखूं मैं इसको, रुक जाओ, डी फॉर, डी फॉर डोंकी नहीं, डी फॉर डोंकी नहीं, इसमें आता है पेटी थेफ्ट। ठीक है, पेटी, डूइंग पेटी थेफ्ट, समझ में आ रहा है। पेटी थेफ्ट का मतलब होता है, पेटी थेफ्ट का मतलब होता है बिलो 5,000 का सामान चुराना। ठीक है, ये आता है अंडर सेक्शन 303।
303 और ऊपर वाला आता है सेक्शन 226, ठीक है, डूइंग पेटी थेफ्ट, समझ में आ रहा है। फिर आता है ए फॉर अल्कोहल, ए फॉर अल्कोहल, ड्रंकन मिसकंडक्ट। तो तुमने दारू वारू पी के पूरा नशे में, ठीक है, नशे में तुमने किसी प्रकार का मिसकंडक्ट कर दिया, पुलिस ऑफिसर को मार दिया इन सेंस थप्पड़ मार दिए, ट्रैफिक पुलिस को थप्पड़ मार दिए, कहीं पे एक्सीडेंट कर दिए, ठीक है। जब तक किसी का मृत्यु ना हो, कम से कम मृत्यु हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, तो मृत्यु हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ये जो है अल्कोहल, ड्रंकन एंड ड्राइविंग एंड ऑल दैट स्टफ, इसमें भी तुम्हारा आ जाता है, कम्युनिटी सर्विस के अंदर तुमको दे दिया जाएगा। लास्ट में आता है पांडा डी जो था वो है डिफेमेशन, बदनाम करना, दोस्तों, ठीक है। ये आता है अंडर सेक्शन 350, अच्छा 356, हाँ 356 में आता है ये, ठीक है। समझ में आ चुका है, क्या ये समझ में आ चुका है? ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हो चुका है। अब जो मैंने तुमको टाइप्स ऑफ पनिशमेंट यहाँ पे सिखाया है, यही तुमको पढ़ के एग्जामिनेशन में लिख देना है दोस्तों। तुमको 7 से 8 मार्क मिल जाएगा यहीं पे, गॉट इट। तो 7 से 8 मार्क तुमको यहीं पे मिल जाएगा, इसको आराम से लिखना है एग्जामिनेशन में, बहुत ही बवाल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? और एक टॉपिक ले ले क्या? कितना टाइम हुआ है चेक कर लूँ मैं एक बार। ओके, इट्स क्लियरली 1 आवर, ठीक है। और एक टॉपिक लेने की कोशिश करता हूँ मैं, एक छोटा सा टॉपिक ले लेता हूँ, डिफरेंस बिटवीन। अब देखो हम लोगों ने इतना पेनल्टी पनिशमेंट देख रखा है, हमने क्या देखा है, देखो ना, हमने देखा पनिशमेंट, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। अब पनिशमेंट में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज आ जाते हैं कि फाइन क्या है एंड पेनल्टी क्या है, ठीक है। फाइन क्या है एंड पेनल्टी क्या है? फाइन एंड पेनल्टी एग्जामिनेशन में पूछा गया है दोस्तों। फाइन वर्सेस पेनल्टी, फाइन वर्सेस पेनल्टी में हमेशा तुमको याद रखना है, फाइन जो है दोस्तों, फाइन जो है वो क्राइम पे लगता है, ठीक है, क्राइम पे लगता है, करेक्ट। फाइन क्या? क्राइम पे लगता है। पेनल्टी जो है ये लगता है नॉन कंप्लायंस पे। तो तुमको जो ये पुलिस ऑफिसर जो रास्ते पे गाड़ी चलाते टाइम पे तुमने इंडिकेटर नहीं दिया या फिर रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया, ये नॉन कंप्लायंस है, तो तुमको लगता है पेनल्टी। तुमको ये जो 500 रुपये ले लेते तुमसे, वो पेनल्टी लगवाता है, वो फाइन नहीं होता। फाइन होता है क्राइम करना। फाइन क्या होता है? क्राइम करना। क्या ये समझ में आ रहा है? फाइन होता है क्राइम करना, गॉट इट। एंड पेनल्टी क्या होता है बताओ? नॉन कंप्लायंस, तुमने कंप्लायंस नहीं किया, समझ में आ रहा है? कंप्लायंस, लॉ फॉलो नहीं किया, तो ये तुम्हारा हो जाता है क्या बताओ? पेनल्टी, गॉट इट। ओके, अच्छा, इसको तो यहाँ पे मैंने समझा दिया है। इसको और डिटेल में समझाने की आवश्यकता पड़ेगा क्या? मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम लोग लल्लू पल्लू बच्चे हो या फिर थोड़ा स्मार्ट बच्चे हो, मैं वो सोच रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलो करा देता हूँ थोड़ा। लल्लू पल्लू बच्चे हैं क्या सर हम लोग? मुझे क्या पता। देखो, मीनिंग बता देता हूँ, सबसे पहले मीनिंग बता देता हूँ। मीनिंग है मॉनेटरी पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस। क्या बताओ? फाइन, मॉनेटरी पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, ठीक है। मॉनेटरी पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, ठीक है। यहाँ पे है मॉनेटरी पनिशमेंट फॉर नॉट कंप्लाइंग टू द लॉ, नॉट कंप्लाइंग लॉ, ठीक, समझ में आ चुका है, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है? ये होता है क्रिमिनल, क्योंकि तुमने क्राइम किया है ना दोस्तों। फाइन होता है क्रिमिनल एंड
एंड ये होता है तुम्हारा नॉर्मली सिविल होता है, सिविल क्राइम होता है, ठीक है, सिविल रेगुलेटरी कह सकते हो, सिविल कह सकते हो, ठीक। अच्छा ओके, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट लिखा देता हूँ, क्या इम्प्रिजनमेंट पॉसिबल है? यस, जनरली नो, जनरली नो, ठीक है, ये तुम लिख सकते हो, ठीक। बस इतना याद रखो, इतना याद रखो, काफी है दोस्तों, इतना याद रखो काफी है, ठीक है, ओके। तो क्या ये एग्जामिनेशन में आने से लिख पाओगे? फाइन वर्सेस पेनाल्टी जो है बना के लिख पाओगे? सबसे पहले एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है, एग्जामिनेशन में ऐसे टेबल बना लो, टेबल बनाने के बाद ना नीचे नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन कर दो, नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, ऐसे पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो। बहुत सारे बच्चे को लिखना नहीं आता, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम लोग टेस्ट सीरीज भी नहीं करते, टेस्ट सीरीज जो है तुम पार्टिसिपेट नहीं करते हो, एग्जामिनेशन में सीधा चले जाते हो। तो बेटा ये एग्जामिनेशन पास करना इज़ एन आर्ट, ठीक है, ये तुमको आना चाहिए। कैसे आना चाहिए वो तो तुमको जितना लिखोगे उतना तुमको पता चलता है। क्या समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा फाइन वर्सेस पेनाल्टी। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्या बताओ? 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ये फटाफट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहला चीज, क्राइम होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए इंसान, ह्यूमन बीइंग। एक रोबोट जो है वो क्राइम नहीं कर सकता, प्लस मेंस, हाँ उसके थ्रू तुम क्राइम करवा सकते हो, लेकिन उतना कैपेबल नहीं हुआ कि वो अपने आप ही क्राइम कर दे, ठीक है। उसके बाद मेंस रिया एंड लास्ट में आता है एक्टस रियस। एक्टस रियस मेंस रिया एक ही चीज़ है, ठीक है। एक्टस रियस मेंस रिया जो है एक ही चीज़ है, तुम यहाँ पे कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक्टस रियस को हम लोग इसको हटा देते हैं, ह्यूमन बीइंग को याद रखो एंड मेंस रिया को याद रखो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझना, हम लोग जब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जब हम लोग कहते हैं ना कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को हम लोग जज करते हैं ना, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कन्विक्ट होने के लिए तुमको तुम्हारा मेंस रिया होना पड़ता है, ठीक है। क्रिमिनल में मेंस रिया होना पड़ता है, क्रिमिनल रॉन्ग में, क्रिमिनल रॉन्ग, ठीक है। सिविल रॉन्ग में मेंस रिया का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, यह होता है रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लो। देखो मेंस रिया का मतलब होता है इंटेंशन, तुम्हारे दिमाग में वो इंटेंशन आना, क्या बताओ? इंटेंशन आना, समझ में आ रहा है? एक इंटेंशन आना। अब वो इंटेंशन लिखने से नहीं होगा, यहाँ पे लिखना है गिल्टी माइंड। मतलब तुमको पता था तुम क्या कर रहे हो, अब गिल्टी माइंड देखो, ये बहुत ब्रॉड चीज है। गिल्टी माइंड का मतलब क्या है कि तुम जब वो काम कर रहे थे तब तुम गिल्टी थे, तुम्हारे दिमाग से तुम गिल्टी थे, मतलब तुमने सोच समझ के वो चीज किया है, तुमने एकदम जानबूझ के वो किया है। अब इसमें जो है ना बहुत सारे लॉयर्स जो है वो लूप होल निकाल देते हैं, इसलिए सारे लूप होल को जो है प्लास्टर मार दिया है, जैसे कि टाइप्स ऑफ मेंस रिया बता के कि ये जो गिल्टी माइंड है ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला प्रकार है इंटेंशन रहना, तुम्हारे दिमाग में इंटेंशन रहना किसी को मर्डर करने के लिए, तो ये हो गया तुम्हारा मेंस रिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे तुम जो है मजा आने वाला, नेक्स्ट आता है नेग्लिजेंस। क्या आता है बताओ? नेग्लिजेंस। अब मैं 3 चीज एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ABC। फिर आता है रेकलेसनेस, ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर आता है क्या बताओ? रेकलेसनेस। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? इंटेंशन मतलब तुम जानबूझ के कर रहे हो, ठीक है, डेलिबरेटली कर रहे हो, पर्पसफुली कर रहे हो, ठीक है। A ने B के खाने में
पॉइजन मिला दिया दोस्तों, तो वो इंटेंशनली कर रहा है वो चीज़, ठीक है, ये इंटेंशनली हो रहा है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि तुम नेग्लिजेंट हो, तुमने नेग्लेक्ट किया, जो तुम्हारा ड्यूटी है वो तुमने फॉलो नहीं किया। जैसे समझाता हूँ, जैसे तुम कार चला रहे थे, क्या चला रहे थे, कार चला रहे थे, ठीक है, एंड फुटपाथ पे, ठीक है, फुटपाथ मतलब जहाँ पे लोग चलते हैं, साइड वॉक पे, फुटपाथ पे तुमने कार चला दिया, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो तुम नेग्लिजेंट थे, तुमको पता होना चाहिए था कि तुमको कहाँ पे चलाना है, कहाँ पे नहीं चलाना है। क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ 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 बताओ। फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर, फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर, याद रखना ये हॉस्पिटल में भी होता है। हॉस्पिटल में सबसे इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल के नर्सेस वगैरह जो है वो प्रॉपर वो उन लोगों ने अगर दवाई नहीं दिया, उल्टा सीधा दवाई दे दिया, ठीक है, फेलियर टू केयर, उन्होंने केयर नहीं किया, उन्होंने नेग्लिजेंट थे वो लोग, नेग्लिजेंस किया उन्होंने, ठीक है। तो फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर में आ जाता है नेग्लिजेंस। रेकलेसनेस क्या होता है? रेकलेसनेस का मतलब होता है तुमको फिक्र नहीं है, ठीक है। द पर्सन हु नोज द रिस्क बट स्टिल प्रोसीड्स, मतलब तुमको पता है कि इस रास्ते में कितने लोग चलते हैं, लेकिन तुमने वो पॉश गाड़ी वाला जो लड़का है उसके जैसे तुमने ड्रिंक एंड ड्राइव किया एंड पूरा का पूरा जितने भी लोग थे सबको मार के निकल गए। समझ में आ रहा है? सबको मार के निकल गए। इसको क्या होता है? रेकलेसनेस। मतलब यू न्यू द पर्सन नो द रिस्क बट स्टिल प्रोसीड। इसको लिख लो फटाफट भाई, मैं ये बता रहा हूँ, तुमको लिखना है, ठीक है। इंटेंशन में लिख दो, द एक्ट इज डन डेलिबरेटली विद अ पर्टिकुलर पर्पस। लिख दो फटाफट लिख दो। इंटेंशन में लिखो द एक्ट इज डन डेलिबरेटली विद अ पर्टिकुलर पर्पस। नेग्लिजेंस में लिख दो कि फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर when there is a duty to do so, when there is a duty to do so। इसमें बहुत सब कुछ आ जाता है। तुम, ठीक है, तुमको साइड वॉक पे, फुटपाथ पे कार नहीं चलाना था, तुमने फुटपाथ पे कार चलाया। तुमको रॉन्ग साइड में जाना नहीं था, तुमने रॉन्ग साइड में गए तुम, ठीक है। तो नेग्लिजिएंट थे तुम। तो फेलियर, या फिर हॉस्पिटल के स्टाफ जो मैंने एग्जाम्पल दिए, ये सब एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर when there is a duty to do so, ठीक है, ड्यूटी टू डू सो। लास्ट में लिख दो रेकलेसनेस। रेकलेसनेस में लिखो द पर्सन knows the risk but still proceeds, the person knows the risk but still proceed। बेटा तुमको पता है कि इतना पब्लिक जो है वहां पे चलती है और तुम्हें 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तुम क्राउडेड मार्केट में तुम घुस गए, तो बेटा ये क्या है? रेकलेसनेस। तो ये सब गिल्टी माइंड में आ जाता है, ठीक है। अब देखो गिल्टी माइंड में ये सारा एक्सप्लेन करने का क्या रीज़न है कि गिल्टी माइंड के कैटेगरी में इसको क्यों घुसाया। गिल्टी माइंड का मतलब होता है जब तुम वो क्राइम कर रहे थे तब तुम्हारे दिमाग में वो था कि नहीं कि ये क्राइम कर रहे हो, ठीक है। अब तुम ये रेकलेसनेस वाला, अगर इसको हम लोग ने रेकलेसनेस यहाँ पे नहीं लगाते, ठीक है, गिल्टी माइंड के कैटेगरी के अंदर हम लोग ने रेकलेसनेस को अगर नहीं डालते तो क्या होता? तो वो जो पॉश वाला बच्चा था वो ये कह सकता था कि जब मैं चला रहा था तब मेरे दिमाग में ऐसा था ही नहीं मैं किसी को मारूंगा, मेरा गिल्टी माइंड था ही नहीं, ठीक है। इसको कह के वो बच सकता था, इसलिए उसको बचाया नहीं। हमने गिल्टी माइंड के कैटेगरी के अंदर इंटेंशन भी डाल दिया, नेग्लिजेंस भी डाल दिया, रेकलेसनेस भी डाल दिया। अब वो बच नहीं सकता। क्या समझ में आ रहा है? अब चीज देखो बेटा, एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग, दूसरा होता है सिविल रॉन्ग। एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग, दूसरा होता है सिविल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग का मतलब होता है जैसे किसी को मर्डर वर्डर कर देना, ठीक है। तो क्रिमिनल रॉन्ग में मेंस रिया रिक्वायर्ड होता है। अगर मेंस रिया ना हो तो तुम किसी को क्रिमिनली कन्विक्ट नहीं कर सकते, क्रिमिनली तुम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार डाला, ठीक है, किसी को मार डाला। अब बताओ, सेल्फ डिफेंस में कर रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त क्या मेरे दिमाग में मेंस रिया था? क्या मैंने उसको मारने की कोशिश कर रहा था या फिर मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था? मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो जो बहुत बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं ना, क्रिमिनल रॉन्ग होते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेंस रिया है कि नहीं। अगर मेंस रिया ना हो, इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, तो हम लोग छूट सकते हैं। लेकिन सिविल रॉन्ग में इसको देखा नहीं जाता। सिविल रॉन्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मेंस रिया है नहीं है, ये फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो है सिविल पनिशमेंट मिलता है, सिविल पनिशमेंट तुमको मिल सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है?
क्या ये समझ में आ रहा है बताओ? अब सिविल रॉन्ग जो है बहुत टॉर्ट्स में तुमको देखने को मिलेगा दोस्तों, टॉर्ट वाला चैप्टर करेंगे, सिविल रॉन्ग देख देख के मजा आ जाएगा तुमको। सिविल रॉन्ग किस किस प्रकार का सिविल रॉन्ग हो सकता है, समझ में आ रहा है? छोटा मोटा क्राइम, ठीक है, तुम्हारे घर का टंकी फट गया और किसी दूसरे के किचन में घुस गया और उसका सारा चावल गेहूं जो है भिगा दिया बेटा, और उसका नुकसान हो गया, तो ये सिविल रॉन्ग है दोस्तों, तुम्हारे कारणवश। तो तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे दिमाग में ये गिल्टी माइंड नहीं था, मेरे को पता नहीं था मेरा टंकी फट जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो तुमको पेमेंट करना होगा कंपेंसेशन, सिविल रॉन्ग में हमेशा कंपेंसेशन होता है दोस्तों, सिविल रॉन्ग में कंपेंसेशन होता है, क्रिमिनल रॉन्ग में तुम्हारा वो जेल, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी वगैरह वगैरह, वो सब कुछ क्रिमिनल रॉन्ग में होता है। लेकिन सिविल रॉन्ग में क्या होता है बेटा दोस्तों? सिविल रॉन्ग में होता है तुमको हमेशा हमेशा सिविल रॉन्ग में तुमको दोस्तों कंपेंसेशन देके तुमको छोड़ा जाता है, ठीक है। ये हो गया फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, जो कि है ह्यूमन बीइंग प्लस मेंस रिया। इसको पूरा एक्सप्लेन कर पाओगे एग्जामिनेशन में आ गया तो? मजे से लिख पाओगे? हाँ जी बताओ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन टू मेंस रिया। एक्सेप्शन टू मेंस रिया, एक्सेप्शन टू मेंस रिया, एक्सेप्शन टू मेंस रिया मतलब तुमने कुछ करने से पहले, कुछ रॉन्ग डूइंग करने से पहले तुम्हारे दिमाग में मेंस रिया था, लेकिन फिर भी तुम बच जा सकते हो, फिर भी तुम बच सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, बहुत ब्यूटीफुली देखेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। 1 घंटे के ऊपर हो चुका है दोस्तों, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बोर हो जाओ। बोर तो नहीं हो सकते क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मैंने करवाया है। ये सारा नोट्स मैं तुमको अवेलेबल करवा दूंगा। नोट्स कहाँ से डाउनलोड करना है सर? नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, हमारे वेबसाइट में चले जाओ www.examsquad.edu.com एंड वहाँ पे जाके फ्री कोर्सेस में चेक करना है, फ्री रिसोर्सेस में नहीं, फ्री कोर्सेस में चेक करना है। फ्री कोर्सेस में आपको सब मिल जाएगा। फ्री रिसोर्सेस में भी बहुत सारे कंटेंट है, वहाँ पे भी देख सकते हो। लेकिन इस बैच, ये जो बैच है, इस बैच को मैं फ्री रिसोर्सेस में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में, सॉरी, फ्री कोर्सेस में डाल रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।